ओके, अब डीएनए आइसोलेशन हमने राइट डाउन कर लिया। अब बारी है ये, क्या वॉक कर रहे क्या? फिर इधर बैठ, उधर बैठ, मर्जी जहां, हाँ आगे बैठ, ले वहां बैठ, जैसे जहां बैठ जा भाई, मेरे कंफ्यूज मत और मुझे भी मत कर। वो 3 और आ रहे हैं वॉक करते हुए। ओके, सबने लिख लिया डीएनए आइसोलेशन? अपनी नोटबुक में पहले हेडिंग लिखिए डीएनए आइसोलेशन। डीएनए आइसोलेशन में दो दो वर्ड हैं, क्या क्या? डीएनए एंड आइसोलेशन। डीएनए आइसोलेशन में 2 वर्ड हैं और 3 स्पेशल कैरेक्टर हैं, कौन से? हाँ, क्या कह रहे हैं? एक्स्ट्रा पेन है, इसमें स्पेशल कैरेक्टर है। आगे आइए बेटा, आगे बैठिए, इधर बैठिए, सेटल हो, आगे आ जाओ दोनों, इधर आइए। हाँ डायरी, बहुत अच्छी बात, लिखिए प्लीज, सेटल हो जल्दी। तीन करेक्टर हैं डीएनए, है ना? क्या फुल फॉर्म होती है? डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड का आइसोलेशन करना क्यों जरूरी है? क्या काम आएगा डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट करके? क्या कर सकते हैं हम? हाँ, क्या स्टडी कर सकते हैं? सबसे पहले स्टडी करते हैं, पेन कॉपी क्लास में ही है, वो अटेंडेंस दे रही है, कम कम एक हो तो काम तुमने साले कॉपियों में तो ऐसा लिखा है जैसे पता नहीं तुम्हारे वो कौन सी क्लास है, यूरिन एनालिसिस में तुम्हें ये पता नहीं है कि यूरिनोमीटर से कैसे देखते हैं। कॉमेडी की हद कर रखी है तुमने, क्यों नहीं पढ़ते हो भाई? पता नहीं फर्स्ट ईयर में ये हाल है, इसीलिए बच्चे कुछ एक आध दो सुसाइड कर लेते हैं, पार नहीं हो पाता उनसे, वो ठीक नेचर नहीं है भाई। तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड रिमूवल करके हम क्या क्या कर सकते हैं? स्टडी एक पर्पज है, उसके अलावा स्टडी, इधर सेट हो जल्दी, आगे रहिए, आगे बैठ, उधर बैठिए आप। बेटा इधर आओ, कहाँ भाग रहे हैं? तो स्टडी की आपने बात की, तो स्टडी की जरूरत पड़ी क्यों? सवाल तो यही है। हम यहाँ पढ़ने ही आए हैं ना सारे के सारे, तो हमें पढ़ने की जरूरत, डीएनए के आइसोलेशन के पढ़ने की जरूरत क्यों है हमें? कौन बताएगा? जीन सीक्वेंसिंग की जरूरत क्यों है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। कौन सी प्रोटीन कोड करती है पता कर सकते हैं, ओके, और जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता कर सकते हैं, और म्यूटेशंस का पता कर सकते हैं, और बताइए। हाँ, म्यूटेशंस जेनेटिक डिसऑर्डर्स ही हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स होता है, और जीन थेरेपी मान ली ट्रीटमेंट में हम इसका यूज कर सकते हैं, और एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए आइसोलेशन, जैसे लाइक ड्रग फॉर्मुलेशन के लिए। और देखो, आप डॉक्टर बनेंगे फ्यूचर में, आपकी एक गलती, छोटी सी गलती, माना आप जेनेटिक लैब में हैं, आपकी एक छोटी सी गलती किसी इंसान को 20 साल की जेल करा सकती है, और
मृत्यु दंड भी दिला सकती है, सजाए मौत, डेथ पैनल। कोई आपकी एक छोटी सी गलती किसी बाप को झुठला सकती है कि ये मेरा बाप नहीं है, छोटी सी गलती किसी के करेक्टर पर निशान लगा सकती है कि ये मेरा बेटा नहीं है। आपकी एक छोटी सी गलती, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं, आइए इधर आइए, जहां भी जगह मिले। इतना लेट क्या है? हाँ, गिर गए? सब ठीक है? गिरे भी तो रास्ते में, कमाल है। ओके, ठीक से खाया पिया कीजिए मैडम, धूप बढ़ गई है, गिरना अब सामान्य हो जाएगा। नहीं, ये मेडिकल साइंस पढ़ोगे तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ नर्व इम्पल्सेस बढ़ जाते हैं जो कंप्लीट नहीं करते अपने कोर्स को, और जब कंप्लीट कोर्स नहीं होता तो ब्रेन को प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलता, और जब ब्रेन को प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलता, शुगर की कमी रहती है, तो रेस्पॉन्स जॉइंट्स को बराबर नहीं मिलता, और इस इनबैलेंस की वजह से पेशेंट या लोग गिर जाते हैं। तो इसलिए गर्मी में थोड़ा सा छाता वाता और तैयारी पहले प्रिपेयर रखें। इसीलिए ना गर्मी में ऐसे फ्रूट्स आते हैं जिनमें शुगर आ ही रहता है, पता है ना आपको? आम फॉर एग्जाम्पल, है ना, ज्यादातर फ्रूट्स गर्मी में ही आते हैं, है ना। ओके, तो इस सब जो कहानी आपने कही है, इसको कहते हैं फॉर फॉरेंसिक यूज। क्या कहते हैं? फॉरेंसिक यूज। पहला यूज क्या है? फॉरेंसिक यूज में हम डीएनए आइसोलेशन को काम कर सकते हैं। दूसरा जिसको आप सब कह रहे हैं हेरिडिटी एंड ऑल, दैट इज पैटर्निटी। क्या? पैटर्निटी यूज, है ना। पैटर्निटी डायग्नोसिस रूल आउट करने के लिए इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। तीसरा जिसको आप मेडिकेशन कह रहे हैं, प्लीज सब देखिए आगे कहीं जगह है तो। आपकी क्लास 2 बजे से 2:15 तक चलती है, 2:30 कब से शुरू होती है ना। आमतौर पे 2 पे ही होनी चाहिए। बैठिए, जल्दी सेटल होइए। हंसना है तो कपिल शर्मा शो अब शायद बंद हो गया, अब वापस चालू होगा, वो उनका समझौता हो गया है। ओके, गुलाटी का। तो ओके, हम ये सब चीज पता है आपको, मुझे पता है। तो ये पर्पस हो गए। अब अगला है मेडिकेशन, तो इसको कहते हैं फॉर मेडिकल यूज। फॉर मेडिकल यूज, पैटर्निटी रूल आउट, फॉरेंसिक यूज, और जिसको आप कह रहे हैं कि हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो फॉर थेरेपेटिक यूज। फॉर जिस और हमारे सबसे और हमारे जो काम का है, जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं, और फॉर इन्वेस्टिगेशन। फॉर उसमें क्या करते हैं हम, क्या सबसे शानदार एग्जाम्पल है डीएनए एक्सट्रैक्शन का? सबसे शानदार एग्जाम्पल डायग्नोस्टिक में प्लीज, हम उससे गुजर चुके हैं, कोविड-19, है ना। कोविड-19 के डायग्नोसिस या इस तरह के जो भी आरएनए डीएनए रिलेटेड डिजीजेस हैं, उनके लिए डीएनए आइसोलेशन की जरूरत है। अब ये जो आपके पास स्लाइड्स आएंगी, उन सबको आपको नोट क्या करना है? नोट डाउन करना है। क्या करना है? ये चैप्टर बेसिकली है डेमोस्ट्रेशन का। आपको कभी जेनेटिक लैब में जाने का मौका मिले या आरटीपीसीआर पे काम करने का कभी काम पड़े, तो ये स्टेप्स इस तरह से काम करती हैं। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला हेडिंग डालिए, डीएनए आइसोलेशन। प्लीज राइट डाउन दिस, शांति से लिखिएगा, नहीं तो मैं वहीं का वहीं खड़े करके पूछ लूंगा आपसे, क्योंकि मैंने पिछले कुछ क्वेश्चन छोड़ रखे हैं और मैंने रोल नंबर भी बताया था कि उससे पूछूंगा। रोल नंबर 136 कहाँ है? छुट्टी पर है? रोल नंबर 136, 136 एब्सेंट में लगा दूंगा, बोलो कोई है क्या? रोल नंबर 136 किसका? 135 कौन है?
आपके बाद किसका रोल नंबर आता है? आपका रोल नंबर? कहाँ, नींद में थे? क्या नाम है? नेहा। ओके, अगर इनमें से किसी ने बात की आपसे क्वेश्चन करूंगा। ओके, राइट डाउन प्लीज लिखिए। DNA isolation is a process of purification of DNA from sample using a combination of physical and chemical methods. DNA को आइसोलेट करना है फिजिकल और केमिकल मेथड से, जिसका कि हमें सैंपल मिला है। पहली लाइन का मतलब यह है। फ्राइडरिच मिशर ने पहले 1869 में पहला आइसोलेशन किया था डीएनए का, 1869 में। उसके बाद हमारी ग्रोथ इतनी स्लो है कि अभी तक हम सारी जीन सीक्वेंसिंग नहीं पढ़ सके हैं। कितने साल हो गए? अप्रोक्स 150 साल। आजादी की क्रांति के टाइम पर इन्होंने, उससे भी 17 साल बाद, कितने 10 साल बाद, 12 साल बाद प्लीज बेटा अपना काम करो, इसको लिखो। लिख लिया है तो आगे बढ़े। मेथड यूज्ड टू आइसोलेट डीएनए आर डिपेंडेंट ऑन द सोर्स, एज एंड साइज ऑफ द सैंपल। हमें कौन सा मेथड कब यूज करना है ये डिपेंड करता है कि हमने किस सोर्स से लिया है। आइदर ब्लड है, नेल्स हैं, हेयर्स हैं, या जो भी सोर्स है जहां से भी लिया है हमने। एज क्या है, फॉरेंसिक में यूज आता है। एंड साइज, कितने अमाउंट का डीएनए लेना है हमें किसी चीज को कंफर्म करने के लिए, उसी हिसाब से हम सैंपल लेते हैं। अगर हमें प्याज का डीएनए लेना है, डीएनए होता है ना प्याज का भी, तो हमें साइज उस हिसाब से लेनी पड़ेगी। और हाथी का डीएनए लेना है तो सैंपल साइज उस हिसाब से लेनी पड़ेगी। इंसान का लेना है तो हमें सैंपल साइज जो फिक्स है वो लेनी पड़ेगी। In general, they aim to separate DNA present in the nucleus of the cell from other cellular component. तो जो ये सेंटेंस है, लिख लिया सबने? प्लीज लिखिए। ये वाला जो सेंटेंस है ये हमको पूरा प्रोसेस बता रहा है। दिस सेंटेंस, ये पूरा प्रोसेस है। ये प्रोसेस कैसे है, लिख लिया बेटा? ये प्रोसेस इस तरह से है कि हमें, हमारा टारगेट क्या है? टू आइसोलेट द डीएनए। बट डीएनए सेल में सबसे ऊपर तो नहीं रहता। पहले हम टिश्यू लेंगे, फिर सेल लेंगे, फिर उसकी वॉल को ब्रेक करेंगे, फिर न्यूक्लियस लेंगे, उसकी वॉल को ब्रेक करेंगे, फिर डीएनए लेंगे, उसको मार्क करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे कि इस डीएनए का हमें रेप्लिकेशन या ट्रांसलेशन करना है। ऐसा ही है ना? सीधा ट्रांसलेशन तो नहीं होगा, समझ रहे हैं? तो कुल मिलाकर ये सेंटेंस ये बताता है कि हमारा पर्पस क्या है, हमें पहुंचना कैसे है। द नेक्स्ट, आइसोलेशन ऑफ डीएनए इज नीडेड फॉर जेनेटिक एनालिसिस विच इज यूज्ड फॉर साइंटिफिक, मेडिकल और फॉरेंसिक पर्पस, जैसा मैंने आपको बताया। इसको लिख लिया? ये पूरा कंजूसी का ठेका आपने लिया है? आधा आधा लिख रहे हैं कॉपी में? हाँ, ऐसे लिखते हैं तो इतना गलत तरीका क्यों? पेशेंट को भी आधी पर्ची दूसरे को दोगे? कमाल है। सही लोग हो भाई। भाई साहब कब से? ओके, लास्ट, सेकंड लास्ट जो लिखा है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स, पॉलीसैकेराइड एंड सम अदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन द डीएनए प्रिपरेशन कैन इंटरफेयर विद द डीएनए एनालिसिस मेथड।
इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब हम डीएनए को पता करना चाहते हैं कितना ओडी है इसका, एब्जॉर्बेंस जो होती है, अगर आपने जेल फोटो इलेक्ट्रो हाँ हाँ का नाम सुना है, चलो इसका नाम सुना है आपने, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का अगर नाम सुना है, तो उसमें आप देखते हैं कि एक वेट के हिसाब से सेपरेशन होता है ना, हल्का इधर या एनोड इधर या कैथोड इधर, हल्का इधर या भारी उधर, समझ गए आप। लेकिन अगर उससे प्रोटीन या लिपिड या कोई चीज अटैच रह जाएगी तो क्या मूवमेंट सही होगा? जब मूवमेंट सही नहीं होगा, या तो वह स्टिक कर जाएगा या वो मूव नहीं करेगा, या अगर कैथोड एनोड की बात है तो स्पीडली मूव करेगा, अगर कैथोड की तरफ जाएगा तो स्पीडली मूव करेगा, अगर दो पार्टिकल सेम चार्ज के हो गए तो ऐसे में हमें जो रीडिंग्स मिलेंगी वो सही नहीं मिलेंगी, और जब रीडिंग सही नहीं मिलेंगी तो डीएनए सेपरेशन ठीक नहीं होगा, और वो ठीक नहीं होगा तो हमारे किसी यूज का है क्या? नहीं है। इसलिए इनका क्लियर होना भी बहुत जरूरी है। ये टेक्निक भी हम यूज करते हैं कि हम मार्किंग कर सकें डीएनए की, जिससे जो डीएनए पार्टिकल्स हैं वही हम अचीव करें। ठीक है, ये लिख लिया सबने? इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो यही है, इसके इर्द गिर्द ये चारों सेंटेंस, तीन ऊपर के दो और नीचे का तीसरा सेंटेंस। ठीक है, क्या मुस्कुराने की वजह? हाँ, तुम हो? ओके, इट्स नॉट गुड, आई शुड नॉट बी। ओके, बूढ़ों से प्यार नहीं करते। चलो नेक्स्ट, द सोर्सेस, प्लीज राइट डाउन द सोर्सेस। प्लीज इसमें जो आपके सबसे काम की चीज है वो है बक्कल स्वैब, जिसका सबसे ज्यादा यूज है। वो क्या है? अब आप ये आंसर बताएंगे कि कैसे। केसर का दम दाने दाने में है, पान मसाला, क्या नाम है? कौन खाता विमल? विमल, बोलो जुबा केसरी। उन सब का इलाज आप इसी से करते हो? जब तक समझता है तब तक बाहर चीख पे, नहीं समझे तो अंदर चीख से। जब तक गुटने गुटके गुटके खाने वाला समझता है तब तक तो कान के लगाओ, और जब कान के लगाने की लिमिट निकल चुकी हो तो बक्कल से स्वैब लो। एक बिहार के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, तो वो, हाँ, क्या नाम है? राजा बाबू? वो एक दिन जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल के स्टेडियम में पहुंच गए। कहाँ कहाँ था फाइनल? ओके, तो उन्होंने वहां जाकर कहा कि गुटखे खाना बहुत बुरी बात है ना? सब मना करते हैं, सब आपस में कहते हैं इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा।
लेकिन आपको पता है उन्होंने क्या कहा कि इस मैच को कराने के लिए जो 90% पैसा दिया गया है वो गुटखा कंपनी ने दिया है। तो अगर देश में सच बोलना है तो पहले मैच देखना बंद करना पड़ेगा। तो मैच देखना तो छूटेगा नहीं, इससे अच्छा चलने दो गुटखा। ओके। एक सोसाइटी है अपने देश में जो टीके के अगेंस्ट बात करती है। सुना है आपने? वैक्सीनेशन के अगेंस्ट बात करती एक सोसाइटी है। उसका एक बहुत बड़ा ग्रुप होता जा रहा है, उसका एक हेड है, क्या नाम है उसका? हाँ, क्या नाम है? मामोडिया सर? ये कौन है? ये कौन है? अच्छा, उसकी सारी डिटेल मैं आपको बता देता हूं। ये टीके की बात, वैक्सीन की बात मैंने इसलिए की क्योंकि हमारा जो डीएनए आइसोलेशन हम करते हैं उसका यूटिलाइजेशन यूज इसमें भी है। उसका नाम आप ढूंढ लेना, वो एक पीएचडी होल्डर है, अपने आगे डॉक्टर लगाता है। तो नहीं, डॉक्टर पीएचडी होल्डर लगाना गलत नहीं है, लेकिन वो ये शो करता है कि वो आप वाला डॉक्टर है। तो क्योंकि मेरी वाइफ भी पीएचडी है तो वो डॉक्टर लगाती है, इसलिए मैं बुरा नहीं मानता। ओके, मेरी औकात भी नहीं है। तो ओके, तो वो श्रीमान ये कहते हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो हमारी सोसाइटी को खराब कर रहे हैं। हमारे जितने भी डिजीज होते हैं अब इन दीज डेज वो सब वैक्सीन की वजह से ही हो रहे हैं। तो एज ए डॉक्टर आप उस महामूर्ख को ये समझाना कि जो आज़ादी के टाइम पर हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी जीने की, हाँ, वो आज की तारीख में डबल हो गई है ना? अगर ऐसा होता तो वैक्सीन से ही सारे मर रहे थे या डिजीज हो रहे थे, तो ऐसा नहीं होता कि वैक्सीन बुरी है। ठीक है ना? आप इसको समझा सकते हैं क्योंकि उसके ग्रुप में लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। वो सुबह बोलता है फल खाओ, एक्चुअली वो इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि उसकी बीवी मर गई थी। हाँ, नहीं, वाकई में ऐसा था, उसकी वाइफ मर गई थी बिकॉज ऑफ उसके खुद के ट्रीटमेंट। उसने ब्लेम कर दिया डॉक्टर्स पर और वो आज तक उसी गीत को गाता आ रहा है। उस पाप को धोना चाहता है वो कि जो मैंने किया था वो सही था। मौत तो किसी की भी आ जाती है ना? तो वो उस पाप को धोने में हम सबको धो रहा है, तो वो ठीक नहीं है। नाम आप कौन बताएगा मुझे? विश्वरूप राय चौधरी। क्या नाम है? डॉक्टर विश्वरूप राय। वो जाट है कि नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है ना? चौधरी सारे जाट नहीं होते, पहली बात, ठीक है ना? तो जाति से कोई लेना देना नहीं है, मूर्ख सब हो सकते हैं, ठीक है ना? विश्वरूप राय नाम है उसका, डॉक्टर विश्वरूप राय। ओके, तो उसके वीडियोस आप जाके देखना, अपना ज्ञान वृद्धि करना और एक गाली देना और बंद कर देना, ठीक है? ओके, गाली अभी दे दी, वो अपने आप में ही देना। ओके, नाउ प्रोसीजर। प्लीज नोट डाउन करें। आपको आपका सम्मान और आपका ज्ञान दोनों खुद ही बचाना है, ध्यान रखिएगा।
ऐसे कई बागड़ बिल्ले आपकी लाइफ में आएंगे जो ये कहेंगे कि एलोपैथी से कुछ ठीक नहीं होता, और वो आप ही के आईसीयू में पड़े होंगे। एग्जाम्पल के लिए रामदेव, है ना, जिनको जब डिहाइड्रेशन हो गया तो दिल्ली के हॉस्पिटल में ही भर्ती हुए थे। अब वो उनको समझ आ गई, अब थोड़ी समझदारी की बात करते हैं जब से उन्होंने साड़ी पहनी। पता है ना उन्होंने साड़ी पहनी? आप लोगों को यही नहीं पता, कहाँ रहते हो भाई? अन्ना हजारे ने एक बार आंदोलन किया था जिसकी की उपज कुमार विश्वास है और सबसे बड़ी गंध जो है श्री केजरीवाल है। तो दो अलग अलग तरह के लोग निकले, उनमें से एक बाबा रामदेव भी हैं जो उस आंदोलन में थे। उनको डर लगा मौत का, वो साड़ी पहन के भाग गए। तो वहां पर वो डिहाइड्रेटेड हो गए थे तो दिल्ली हॉस्पिटल गए। तब लोगों ने सवाल किया, सारे दिन सारी रात डॉक्टरों को गाली देने वाले श्री रामदेव एलोपैथी में क्या कर रहे हैं? ओके, ये सवाल आपको पूछने पड़ेंगे चाहे दुनिया कितना ही बुरा माने। ओके, क्योंकि जब आप में जूते पड़ते हैं तो वो आपके साथ नहीं खड़े होते। ओके, लिख लिया? प्लीज राइट डाउन। जो इनके फैन हो वो बुरा मत माने, ये क्लास चल रही है। योग बाबा रामदेव से नहीं है, रामदेव योगा कराता है। ओके, उल्टा नहीं सोचें, योगा अच्छी चीज है पर वो रामदेव ने इन्वेंट नहीं की है। ठीक है, पर अब ऐसा ही लगता है दुनिया के पटल पर कि शायद वही योगा बना रहा है। बाबा जी ने 2 साल पहले एक शेयर निकाला था सोया का, है ना, शेयर मार्केट में बाबा जी आए थे, सोया का नाम से एक शेयर निकाला था। आज बेचारे उसके ग्राहकों के आधे आधे पैसे हो गए। मुझे उसका गुस्सा नहीं है, मैंने नहीं खरीदा। ओके, क्योंकि एक पेस्ट निकालते हैं, वो क्या नाम है कंपनी का? दंत कांति। सब करते हैं, कुछ देखा है किसी ने? दंत कांति को अरब में 3 बार टेस्ट में फेल कर दिया है। कितनी बार? 3 बार। हर बार उसको भेजते हैं अरबिक कंट्रीज में, 3 बार उसको फेल कर दिया और हम लोग बड़े मजे से दांत चमका रहे हैं। मेरे घर में भी है पर मजबूरी है, क्योंकि मेरी वाइफ पीएचडी है ना, मुझसे थोड़ी एक्स्ट्रा है। ओके, नेक्स्ट चलें। ओके, प्लीज राइट डाउन। बातें नहीं प्लीज। अगर आप बड़े आदमी बन जाएं, प्लीज काफी कुछ कमाने लग जाएं, तो अगर पेस्ट करना है तो विंटेज से करना है। क्या नाम है? पैसे आ जाएं तो, क्योंकि बड़ा महंगा आता है और डॉक्टर रेड्डी का प्रोडक्ट है विंटेज। अगर डॉक्टरी भाषा में अगर पेस्ट करना है या किसी को करवाना है तो विंटेज, नो सेंसोडाइन एंड ऑल, और सब कमाते हैं। डॉक्टर रेड्डी प्रैक्टिस करता है। आपके सर पे स्कैल्प है ना, स्कैल्प के लिए सबसे बेस्ट जो शैम्पू आता है वो एटेक्स आता है, 8X। क्या नाम है? हाँ, स्कैल्प के लिए जो सबसे बेस्ट शैम्पू आता है उसका नाम है 8X। हाँ, 8 गणित का 8 और एक्स। वैसे उसको 8 इंटू बोलते हैं, लेकिन उसमें 8 चीजें हैं। उसको भी डॉक्टर रेड्डी बनाता है। ये भी महंगा ही है, शायद 326 रुपए का एक महीने चलता है। हाँ, आपके लिए हो सकता है सस्ता हो, मैं अपनी बात कर रहा हूं।
आपके पास बड़े पेशेंट आएंगे जो कहेंगे हमारे शरीर पे इचिंग होती है, गर्मी में आएंगे, है ना, हमारे शरीर पे इचिंग होती है, उसके लिए क्रीम आती है वेनुसुइया, क्या नाम है, वेनुसुइया, वेनुसुइया, अनुसुइया नहीं, वेनुसुइया। 2 प्रोडक्ट में आती है, क्रीम में भी और लोशन में भी, वो इचिंग को कम करती है। उसके प्रोडक्ट पढ़ना, आप लोग पढ़ते नहीं हो। आप एक पेशेंट को मिराकली सही कर सकते हो जिसके कई सालों से खुजली है, भाई तू वेनेसुइया लगा, लोशन लगा, बच्चा है या बड़ा है जो भी है। ये 3 प्रोडक्ट मिराकल हैं आज की सोसाइटी के। और मैं इनका ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, लगने से कुछ नहीं होता। अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो बताओ। मैंने जो 3 बीमारियां बताई उनमें आपको लगता हो कि पेशेंट इसको लगाने के बाद ही फेल्ट वाह मजा आ गया। हाँ जी प्लीज, आपको कुछ पता है तो लिखो। इतनी खुशी और क्लास में मिलती है क्या आपको? इसीलिए मैं नौकरी छोड़ने की सोच रहा हूँ। ओके, मैं छोड़ दूंगा तो एक आध दिन याद कर लेना, एक था। जिनको गाली मुंह में आ रही वो बोल सकता है। लिख लिया प्लीज। इसके बाद भी मेरी क्लास से तो परेशान नहीं होना। लिख लिया आपने? लिखिए प्लीज, लिखिए। दिखाई दे रहा है ना? मेरी हाइट इतनी नहीं है कि किसी को डिस्टर्ब कर सकूं। ईडीटी हम कहाँ यूज करते हैं? और सीपीसी का जब सैंपल लेते हैं तो जो वाइल होती है वो कौन सी होती है? ईडीटी है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। वो सीबीसी को क्या, वो रेड ब्लड सेल को क्या करती है? ब्रेक करती है, लाइज करती है। यहाँ भी हम लाइज ही करते हैं ना। क्या कह रहे हैं? और बताऊं ब्रांड्स के बारे में? हर ब्रांड्स का नहीं बताते, जो ब्रांड्स आपको काम आएंगे आपके डॉक्टर लाइफ में। जब आप उनको स्टीरॉयड देकर थक जाएंगे, एंटी एलर्जिक देकर थक जाएंगे, तब आपको एक मिरेकल है कि आप वेनेसुइया लगा सकते हैं। उसके बाद अगर उसको प्रॉब्लम रहती है तो उसको फिर आपको सैंपल देना पड़ेगा स्किन का कि कौन सी फंगल ग्रोथ कर रही है। ठीक है, जब स्कैल्प को लेकर पेशेंट आते हैं तो आप उनको बहुत सारी स्टीरॉइड्स दे सकते हैं, शैम्पू देते हैं, लेकिन वो कीटाकोनाजोल लगाने के बावजूद भी ठीक नहीं होते। एक्चुअली उनकी पीएच ठीक नहीं होती सर की। क्या बात है, कौन किसका यार है भाई? हैं? कौन है दौसा से? हैं? कौन सा था? कौन था? ओके नेक्स्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सेल एक्सट्रैक्ट। लिखिए बेटा, क्या हुआ, थक गए? प्लीज।
हम जब नए नए डॉक्टर बनते हैं तो माल प्रैक्टिस करते हैं। जब बच्चों को उल्टी होती है तो हम उसे फटाक से ऑनडाइनसिट्रोन देते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वॉमिटिंग इज ऑनडाइनसिट्रोन। पढ़ेंगे अगर फार्मेसी पढ़ेंगे तो। लेकिन बच्चों के केस में हमेशा डोमपेरिडोन को प्रेफरेंस देनी चाहिए। डोमिस्टाल के नाम से ड्रॉप्स आती है। घर पे अगर कोई किसी को ऑनडेम दे रहा हो तो उसको समझाना, ऑनडेम जो है पेरिस्टालसिस को स्लो कर देता है। पेशेंट को वोमिटिंग तो नहीं आएगी लेकिन पॉटी भी नहीं आएगी। और अगर पॉटी नहीं आएगी तो जो मेडिसिन या जो बैक्टीरिया अंदर गया वो बाहर कैसे आएगा, और फिर वो और बीमारी करेगा। क्या कह रहे हो बेटा? पॉटी को कुछ और भी कहते हैं, डेफिकेशन। तुम्हारा नाम लेना ठीक नहीं। ओके, जो अपना भविष्य सोच नहीं सके उसको क्या कहेंगे? ओके ओके, लिखिए। बेइज्जती करने के लिए इतने जूनियर कहाँ मिलेंगे एक साथ? बुरा मत मानना, मान भी लेना। ओके, नो प्रॉब्लम। पर सीखना, बुरा मान सकते हो, मैं सामने वाली बिल्डिंग में रहते हो कूट भी सकते हो, लेकिन सीखना। प्लीज राइट डाउन। लिख लिया? देखो बातें फिर कर, आप नहीं लिख रहे? आपने लिख लिया? हाँ, कुछ सोचने लग गए? रीडिंग, हाँ तो फिर लेट हो जाएगी। अच्छा, एथेनॉल हमारे कहाँ काम आती है? हाँ, एंटीसेप्टिक। और पीने में ये पीता है एथेनॉल। वो सही कह रहा है, जो पीते हैं उनको पता है। जो एथेनॉल पीते हैं दरअसल वो मेथेनॉल से मर जाते हैं, जिसको बोलते हैं देसी ठर्रा। तो मीथेन घुस जाती है, आदमी पीता है वो। क्या कह रहे हैं? अंधा भी हो जाता है, कई बार मर भी जाता है। मोस्टली मर जाता है, अंधा होना अच्छा नहीं। ये जो तीनों चीज यहाँ लिखी हैं, इनको जो है नशेड़ी जो है यूज करते हैं, है ना। कुछ लोग नेल रिमूवर को पीते हैं, उसमें ये आता है। कुछ लोग आयोडेक्स खाते हैं, उसमें ये आता है। जो लोग नहीं खाते उनको मैं बता रहा हूं ये खा सकते हैं। ओके ओके। और जो खाने के बाद होगा तो मेरे कस्टमर बढ़ेंगे। ओके, लिख लिया? लिख लिया बेटा? ये 5-7 स्लाइड और है, और स्लाइड और है, और लिख। हाँ, बस इतनी है। ये 20 पेजेस का आंसर आता है एमडी में। पीएचडी में जो है आप बायोकेमिस्ट्री नहीं करेंगे तो आप 10 पेज का लिख लीजिए।
जब मैंने यहाँ से पीजी की थी तो मेरे 74.6% आए थे और मैं गोल्ड मेडलिस्ट था। तो इतना तो आप कर ही सकते हो। ओके, ताली आपकी तभी एक्सेप्टेड है जब मुझे आपके लिए बजानी पड़े। ओके, लिखो 74.6 से ज्यादा आना चाहिए आपका। इसलिए मेरी बायोकेमिस्ट्री कोई चैलेंज नहीं करेगा क्योंकि मुझे आती नहीं। चैलेंज का कोई फायदा नहीं। अब गोल्ड मेडल लाके दिखाऊं क्या? झूठ नहीं बोल रहा मैं, पढ़ो। और मुझे गोल्ड मेडल दिया किसने था? हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे उस समय, वेंकैया नायडू। और आपको पता है सेकंड रैंक किसकी आई थी? डॉक्टर विकास स्वर्णकार। 4 नंबर कम थे उनके, अफसोस। तो अभी यूनिवर्सिटी में ईमानदारी है, डोंट वरी। कुछ बच्चे आते हैं मेरे पास कि सर अप्रोच लगाने से हो जाएगा क्या? मैंने मेरी तो लगी नहीं, तुम्हारा पता नहीं। पास होने के लिए पूछते हैं कि हमको फेल कर दिया गया, शायद हमने अप्रोच नहीं लगाई। भाई मैं किसी को फेल या पास अप्रोच से नहीं करता, औरों का मुझे पता नहीं। ओके, लिख लिया? ये आपको पूरा पूरा पैराग्राफ याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो ऊपर हेडिंग लिखा है ना, लिखना सब है लेकिन याद जो मेन है अपने को ही करना है। ओके, चलें? क्या बात है। आप रेस्ट नहीं करें, पढ़ लीजिए जब। ठीक है, दिस इज द लास्ट स्लाइड। जो कुछ आपने लिखा है उसका फाइनल ये है। ओके, बात सबको समझ में आ गई? आपको बीच बीच में सोशल, राजनीतिक, ये सारी बातें इसलिए बताई जाती हैं मेरी क्लास में कि जब आप पेशेंट को सामने देख रहे होते हैं ना, तो वह आपको हमेशा सिम्टम पॉइंट टू पॉइंट नहीं बताता। उसको पहले आप समझाएंगे कि मैं भी इस सोसाइटी का हिस्सा हूँ, मैं भी सब चीज देख रहा हूँ, है ना। ऐसा कब होता है? जब पहाड़ पे रहने वाले के पेशेंट को आप मिस डायग्नोज कर देते हो हाइपोथायरॉइडिज्म में। कैसे? पहाड़ पे रहने वाले पेशेंट का पहला डायग्नोसिस हम सोचने लग जाते हैं कि इसको हाइपोथायरॉइडिज्म ही होगा और उसी तरह से सोचने लगते हैं, ठीक है ना। लेकिन उस पेशेंट से ये पूछना भूल जाते हैं कि तू नमक कौन सा खा रहा है ना। तो हमें सोसाइटी का पता होना चाहिए
कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसका क्या स्तर है ना। और स्तर का पता कपड़ों से नहीं चलता, शक्ल सूरत से नहीं चलता, किससे चलता है? किसी के स्तर का पता किससे चलता है? हाँ, अरे वो क्या बोल रहा है, बातों से, है ना। एक खूबसूरत सी दिखने वाली लड़की आपका घर बर्बाद कर सकती है ना। ऐसा होता है जब तक आप उससे बात नहीं करो कि आपके टोन की है कि नहीं। उल्टा भी है, ऐसा मत सोचो लड़के वो कर रहे हैं। एक हैंडसम टॉल सा दिखने वाला लड़का आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। अब वो कर लो लड़कियां, है ना। तो इसलिए जब तक हम बात नहीं करते, तो ये सोसाइटी की नॉलेज डॉक्टर्स को जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद जो क्लास होगी उसमें आपकी अटेंडेंस होगी।